हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर एग्ज़ाम लग पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र रसायन खेला खत्म सीरीज। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी के हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन, ये सारे साइंस के क्वेश्चन जो हैं तीनों पार्ट के, यानी रसायन और भौतिक और जीव विज्ञान तीनों के क्वेश्चन हम आपको 9:30 बजे रोज डेली की बेसिस पर 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में करवाए जाते हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में कहा गया है कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आना तय है, यानी ओमार सीट में आना तय है। तो इसीलिए हम आपके लिए लाते हैं डेली 9:30 बजे की बेसिस पर ये शानदार सी क्लास। तो आप अगर इसे लेते हैं डेली तो आपका इससे क्या होगा कि आपका 20 मार्क्स इसी प्रश्नों से फंस जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हम पहले बता दें कि आपका जो ओएमआर शीट में होगा, आपका प्रश्न जो सॉल्व करेंगे आप, तो उसके लिए क्या होगा कि आप सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य होगा। तो आप जानते ही हैं, क्योंकि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और अपनी ओएमआर शीट में जो केवल काले बाल पेन का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसमें आप नीले का भी कर सकते हैं, बट आपको जेल पेन यूज नहीं करना है। तो गोले भरने के तरीके क्या होते हैं दोस्तों कि आप ऑप्शन 4 आपको दिए होंगे, उसमें उसमें से केवल आपको एक ही ऑप्शन काला करना है, और ऐसा काला करना कि उसके बाहर ना जाए ना, उसके ज़्यादा मतलब इधर उधर हो पाए। और आपको बिल्कुल काला करना है, यानी कि आप उसको क्या ड्रिंक करके छोड़ दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे आपका समय नष्ट होगा दोस्तों, और उस आपकी कॉपी भी रीचेक नहीं हो सकती है, गड़बड़ा जाएगी। तो इसीलिए आप इसमें क्या करेंगे, गोला आप काला करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आप पहला प्रश्न आपका रसायन विज्ञान पार्ट से है, तो आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपको पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय प्रकृति का होता है, और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, आप लोग जवाब देंगे कमेंट में। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो ठीक है, कमेंट करिए, आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो पहला आपका यहाँ पर दिख रहा है आपका ऑप्शन NaHCO3, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका Na2CO3 होता है। यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट तो होता है, लेकिन दोस्तों इसमें जल के अणु नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसे सोडियम कार्बोनेट मानते हैं। और ऑप्शन सी में देखो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है और इसमें जल के 10 अणु होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि बताइए सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु होते हैं, तो आप बताएंगे कि 10H2O। 10H2O यानी जल के 10 अणु पाए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट में दोस्तों। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो NaCO3 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन डी में दिया गया है आपको, ये Na2O दिया गया है, तो इसे हम सोडियम ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। क्यों सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका सोडियम ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि जो सोडियम होता है दोस्तों, इसमें जो होता है Na+ होता है, और O में जो होता है -2 होता है। तो इससे क्या होता है, दो यहाँ इसके सफिक्स में चला जाता है और एक यहाँ जाता है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है आपका Na2O। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाता है, Na2O। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे इसमें पूछ रहा है कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो ये बताइए, अभी अगले वीडियो में हमने आपको इसमें एक धातु कराई थी जो सामान्य ताप पर क्या होती, कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में रहती है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है वह धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव रहती है। तो यहाँ पर आप बात करें तो धातु होती है आपकी मरकरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्रोमीन के बारे में, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ये क्या है, अधातु है दोस्तों, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो ये एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगी। जल की बात कर लें तो जल का फार्मूला होता है आपका H2O। H2O होता है तो इसका अणुभार लिखने के लिए आ जा सकता है, इसकी आयनिक संरचना बनाने के लिए आ सकती है। ठीक है, या इसकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ सकती है। तो यहाँ पर जो लोहा होता है ये Fe होता है, ये भी, और ये नेचर में भी इसमें जंग भी लग जाता है। जंग लगने से लोहे का लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है दोस्तों, आप ये भी जानते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब ये बताइए, हाइड्रोजन गैस निकालती है तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस कब निकलेगा किसी अम्ल से। आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है किसी अम्ल से कब निकलेगा। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस किसी अम्ल से जब निकलेगा जब कि हाइड्रोजन के कोई जो भी तत्व इससे क्रिया कर रहे हों वो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हुए हों तो इससे निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित तब होता है जब किसी भी धातु या की क्रिया जो है अम्ल के साथ होती है और उस धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है दोस्तों, तो इसको विस्थापित कर पाता है। तो यहाँ पर तांबे की बात करें तो ये तांबा तो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। सोना भी नहीं कर पाएगा, एल्यूमिनियम भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पोटेशियम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था वो था कि ठंडे जल से कौन सी क्रिया करती है, तो आप जान जाएंगे कौन सी करती है, पोटेशियम करती है। तो पोटेशियम करती है। तो हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बता दें कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है ये एक प्रकार का उदासीन प्रोडक्ट है, इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। अब अगर हम बता दें पीएच स्केल पैमाने की पैमाने की बात करें तो पीएच पैमाना क्या दर्शाता है दोस्तों? किसी भी वैल्यू की क्षारीय या अम्लीय होने की प्रकृति को बताता है। और पीएच पैमाने की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। अगर हम बात कर लें कि जो पीएच पैमाना है इसकी खोज तो सोरेनसन ने की थी, लेकिन अगर हम बताएं कि यहाँ पर जो पीएच पैमाना है वो क्या दर्शाता है, तो अम्लीय और क्षारीयता के बारे में दर्शाता है। अगर हम बताएं कि आपका जो पीएच मान होता है ये मान लो आपका क्या है, इधर आपका क्या है? 0 है दोस्तों, इधर आपका 14 है और इधर क्या है? 1 है। तो यहाँ से जब आप चलेंगे इधर की ओर तो एक मान लेते हैं, या 0 मान लीजिए, यहाँ पर आप 7 मान लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ 7 मान लीजिए, यहाँ 0 मान लीजिए। ठीक है, तो आप अगर 7 से इधर की ओर जाएंगे दोस्तों तो ये क्षारीय होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर पीएच मान बढ़ रहा है। जैसे 7 से इधर आते जाएंगे तो ये अम्लीय होता जाएगा क्योंकि ये 7 से कम हो रहा है, और 7 पे रहेंगे तो वो उदासीन होगा। तो इसका पीएच मान शुद्ध जल का पूछा है तो क्या होगा? उदासीन। और जिसका पीएच मान 0 होगा ज़्यादा अम्लीय होगा, 1 होगा तो अम्लीय होगा, लेकिन 14 होगा तो ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, और इसके बाद आप बताइएगा कि एसिटिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ये दोनों प्रश्नों के आप जवाब दीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो चलिए हम बता देते हैं कि ऊष्मा शोषी क्या होती है। देखिए, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी, तो जहां पर ऊष्मा छेपी की बात करें तो छेपी क्या होती है, यानी अगर हम छेपी की बात करें, ऊष्मा छेपी की, तो ऊष्मा छेपी क्या होती है? एनर्जी को शोषित नहीं करती है, एनर्जी को ग्रहण नहीं करती है, एनर्जी को क्या करती है? बाहर निकालती है। तो एनर्जी को जब बाहर निकालती है तो एनर्जी को बाहर निकालेगी तो यहाँ पर कोई वो अभिक्रिया में एनर्जी एक्सेप्ट नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मा छेपी हो रही है, यानी एनर्जी बाहर निकल रही है। जैसे कि हम बात करें कि आपके पास यदि चूना होता है, चूने में यदि आप क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं। तो जब अगर चूने में H2O मिला देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है? एक आप देखते होंगे बुदबुदाहट की आवाज़ आती है जिसमें से गैस निकल रही होती है, यानी उससे एनर्जी क्या होती है? हीट बाहर हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी की बात करें तो ऊष्मा शोषी क्या कौन सी क्रिया होती है? ऊष्मा शोषी वह क्रिया होती है जो कि ऊष्मा का अंतर्ग्रहण कर लेती है, यानी ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है, तो वो ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम अगर बात कर लें तो इसमें सबसे अच्छी अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो आपको कौन सा दिख रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है, सल्फर ऑक्सीजन को मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ बात करें तो ऑक्सन, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ऑक्सन वैसे हमारे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, और आपको जो लगता है कि अगर ऑप्शन ए नहीं है तो आप इसको कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फिर अगले वीडियो में इसका डाउट ले लिया जाएगा। अगले प्रश्नों में चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 6वां प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो अगर मैग्नीशियम धातु को हम वायु के साथ जलाते हैं दोस्तों, किसके साथ? वायु के साथ, तो Mg को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो आपका क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
और ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो आप जान गए कि मैग्नीशियम को अगर वायु के साथ जला रहे हैं तो एक अलग प्रोडक्ट दे रहा है हमको, एक अलग प्रोडक्ट बन रहा है। जब किसी चीज में कोई अलग प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। और जब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जिसके द्रव्यमान और संगठन दोनों बदल जाते हैं और उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है तो उसको कहते हैं रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर इसके द्रव्यमान और संगठन आपस में नहीं बदलते, उसके कोई फिजिकल चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद अगले प्रश्न में और चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया है। देखिए, तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आपने केमिस्ट्री के जो भी आपको 6 प्रश्न कराए गए हैं उनमें से आपका कितना स्कोर रहा है, कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि भौतिक विज्ञान से आया हुआ है। इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, अब आपको बता दिया जाए कि उत्तल दर्पण और आपका जो है अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो भी जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके आभासी बनेंगे दोस्तों। कैसे बनेंगे? आभासी बनेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके जितने भी दर्पण बनेंगे वो आपके आभासी बनेंगे। कैसे बनेंगे? आभासी बनेंगे, ये भी याद रखना। और इसमें सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन अगर अवतल आ जाए तो उसमें हमेशा वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है कि सीधा और छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन की बात कर ले तो रेखीय आवर्धन आपको जानते हैं कि m होता है। और m बराबर क्या होता है? I/O होता है, या बराबर इसी के होता है -B/U के होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर कहीं आपको प्रतिबिंब की लंबाई तो दी नहीं गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या है? वस्तु। तो वस्तु की लंबाई पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में सही संबंध क्या है। क्या पूछा है? सही संबंध क्या है। तो आपसे ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की अपवर्तन के लिए आपतन कोण की बात कर रहा है। तो मान लिया जाए ये एक दर्पण है, इसमें से कोई मान लो यहां से किरण रेखा आई है और ये आपका मान लिया गया अभिलंब है, ठीक है। क्या है? अभिलंब है। और ये किरण अपवर्तन में क्या होता है दोस्तों? ये सीधे विचलित नहीं होती, सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा होता है, ये कोण बन रहा होता है। ये जो कोण आई होता है इधर वाला कोण आई, ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, इधर वाला। और इधर वाला आई होता है और इधर वाला जो कोण बन रहा होता है ये वाला आर कोण होता है। तो ये दोनों कोण आपस में कभी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं होते हैं क्योंकि इसका अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पर परावर्तन नहीं हो रहा दोस्तों, अपवर्तन हो रहा है। क्योंकि ये आपकी जो किरण आने वाली होती है ये आपतित होती है, और जो यहाँ जाने वाली होती है यह आपका ये आपतित है क्योंकि अपवर्तन के पास आ जा रही है, और ये अभिलंब खींचा जाता है, और ये आपका दर्पण है। तो यहां समझ जाइए कौन सा होगा आपका ऑप्शन, यानी कोण I बराबर नहीं है कोण R के, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक हमेशा होता है बैगनी रंग के लिए दोस्तों। अगले और प्रश्न की ओर चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, और आगे दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल पूछा गया है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी ये पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये वाली आपकी प्रकाश की चाल दी गई है पहले वाली, तो आप इसे रखेंगे 3 × 10⁸ दोस्तों। बटे में जैसे ही आप इसको 3/2 रखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आएगा 2 × 10⁸ मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो हम इसकी बात कर लें तो 2 × 10⁸ पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? भाई मान लो अगर आपका यहाँ पर दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है, मान लो ये आपका जल है, ये मान लिया जल है और यहाँ पर एक कांच है। अगर जल से कांच में जाएगी प्रकाश की किरण तो उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ना। क्यों? क्योंकि जो आपका जल है वो कांच से कम सघन है, तो कांच में जाएगी तो ये विचलित होगी कि नहीं होगी? और जब विचलित होती है तो क्या होता है? मान लो जब किसी सघन माध्यम, विरल से सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है अवतल लेंस प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, कौन सा होता है? ये बताइए कि अभिसारी होता है कि अपसारी होता है? तो अवतल लेंस कैसा होता है, कैसी प्रकृति का होता है? इस प्रश्न का जवाब आप देना दोस्तों, ये आपके लिए है होमवर्क, तो आप इसका जवाब देंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो याद रहे फिजिक्स का एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया है। अगला सेशन है आपका सेक्शन सी, जीव विज्ञान। इसमें आपसे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर आप बताएं, आपको बताया जाए कि कैसी होती है, तो देखिए समस्त जीवों में होती है या समस्त पादपों में होती है, समस्त हरे पादपों में होती है। तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक हमने पीछे भी बताया था आपको। तो यहाँ पर ये समस्त पादपों में भी होती है, आप देख लीजिए ये समस्त पादपों में भी होती है, समस्त हरे पौधों में होती है, यानी इसका ऑप्शन सही होगा बी और सी दोनों। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे पूछा गया है मानव यकृत में कितनी पालियां होती हैं? तो मानव यकृत में आपकी 4 पालियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यकृत द्वारा क्या स्रावित होता है? तो यकृत से हमेशा क्या निकलता है? पीत रस निकलता है, आप जानते ही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी। क्या होती है? एटीपी। आप देखो यहाँ पर जो क्लोरोफिल दिया गया ना दोस्तों, डीएनए तो किसी जीन को प्रदर्शित करता है, आरएनए भी यहाँ पर प्रदर्शित करता है, लेकिन क्लोरोफिल जो होता है उससे हरा रंग पता चलता है कि पौधे का हरा रंग किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। और उसमें हरे रंग में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, ये भी जानते हैं। तो इसीलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रंध्र का संबंध किससे है? रंध्र का संबंध होता है, आप जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन से। किससे? वाष्पोत्सर्जन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि रक्त क्या होता है? सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा, सच्चा होता है। तो सा से क्या बना? 7 और चा से क्या बना? 4 और बीच में क्या लगा जी? दशमलव। तो उत्तर क्या हो गया? 7.4। ऑप्शन नंबर सी। तो हमने दोस्तों आपसे पिछली वीडियो में, पिछले सेशन में आपसे पूछा था कि नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू का पीएच मान आप जान लीजिए कि 2.4 से लेकर 3.4 के बीच होता है, आप जान लीजिए। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। कि पहलवान दूध क्या करता है? छक्के छुड़ा देता है ना पहलवान किसी के भी, तो 6.6 होता है। और किसी भी, और अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिट्रिक एसिड का पीएच मान क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सिट्रिक एसिड का पीएच मान 3.4 से औसत होता है, इससे 4.4 तक भी हो सकता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब हमने आपको इस वीडियो में दिए। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। और सेशन आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को कमेंट करिएगा नीचे कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप ये सीरीज जो है कंटिन्यू रखी जाए या इस सीरीज को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। आप खुद कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप बताइएगा कि आपको और कौन कौन सा कंटेंट चाहिए जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। अगर आप अनसॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, अनसॉल्व के सारे एमसीक्यू आपको हम करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी फायदा हो। कहते हैं ना कि यदि जग का भला तो अपना भला, वरना अपना भला भी नहीं होता है। तो इसे शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।